आपके फाइनल एग्जाम से पहले आपकी एक प्रिपरेशन जो एक सर्कल है अगर वो किसी भी प्लेन पे ड्रॉ कर दे तो वो 3 पार्ट्स में ब्रेक होता है। इंटीरियर, अब इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है जहाँ पे आपको एंगल की प्रूविंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी बच्चा? और हमें पता है कि OP जो है वो OQ के बराबर है, क्योंकि ये बीच में देखो, अगर यहाँ पे एंगल मेरा 0 है तो हाथ चिपके हुए हैं। फिर मैंने बोला कि 30 डिग्री हाथ खोल लो तो बीच का ये भी बढ़ गया। अगर मैं बोलूं और ज्यादा एंगल बना दिया तो हाथ और ज्यादा खुल गए। हेलो बच्चों, अ वेरी गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरीवन आउट देयर एंड वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ ICSE वाला एंड टू योर टाइटन बैच। तो जैसे कि आप जानते हो कि हम लोग वन शॉट कर रहे हैं सारे चैप्टर का, ताकि आपकी एक रैपिड रिवीजन हो जाए, आपके फाइनल एग्जाम से पहले आपकी एक प्रिपरेशन सॉलिड हो जाए, आपको एक रिवीजन के लिए एक चीज मिल जाए। एंड उसी के साथ आज हम करने वाले हैं हमारा लेक्चर नंबर 14, दैट इज वन शॉट का 14th लेक्चर सर्कल्स चैप्टर का। तो हम देखते हैं कि सर्कल्स में सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, आर्क, कॉर्ड, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। देखते हैं कि आज हमारे टॉपिक्स टू बी कवर्ड क्या रहने वाले हैं। So I don't care who is doing better than me. I am doing better than I was last year, or you can say last day. तो भाई आज कौन तुमसे बेटर कर रहा है उस पे ध्यान मत दो। तुम अगर कल से अच्छा कर रहे हो तो वो तुम्हारे लिए प्रोग्रेस होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब आ जाते हैं हमारे गोल गोल सर्कल के ऊपर। तो सर्कल हमें पता है एक ऐसी शेप होती है कि अगर हम एक फिक्स्ड स्पॉट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस लेके हम पॉइंट्स लगाने शुरू कर दें तो जो रिजल्टेंट फिगर हमारी बनेगी वो हमारा क्या बनता है? सर्कल बनता है। ठीक है, सो वी नो दैट कंसीडर द शेप ऑफ अ व्हील, बाइसाइकिल, कार। तो ये सारे हमारे पास सर्कल के एग्जांपल्स हैं कि अगर एक फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस तक जाके अगर हम पॉइंट्स प्लॉट करना शुरू कर दें तो वो हमारे पास एक सर्कल बन जाता है। नेक्स्ट इज a circle is defined as a figure obtained by joining those all fixed points at a fixed distance. तो basically locus again we know कि एक distance जो कि आपका center से होता है, that is what a सर्कल इज। अब सर्कल में ये सारी चीजें जो है हमें पता है कि एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कल की जो बाउंड्री बनती है दैट इज योर सर्कमफेरेंस, जिसको हम 2 पाई आर से निकालते हैं। उसके बाद सर्कल का रेडियस होता है उस फिक्स्ड पॉइंट से सर्कमफेरेंस तक एक डिस्टेंस जो जाता है दैट इज रेडियस। रेडियस का डबल कर दो, बेसिकली एक ऐसी लाइन जो सर्कल के सर्कमफेरेंस से शुरू होकर सेंटर से पास होके सर्कल के सर्कमफेरेंस पे एंड करती है, उसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। और इसके साथ साथ जो लाइन सर्कल के सर्कमफेरेंस से शुरू होके और सर्कल के सर्कमफेरेंस पे खत्म होती है लेकिन जरूरी नहीं है कि सेंटर से पास करे, तो ऐसी लाइन जो हमारी बनती है उसको हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं? उसको हम लोग सिंपली यहाँ पे कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो डायमीटर भी एक कॉर्ड होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। बाकी कॉर्ड्स होती हैं जो सर्कल के सर्कमफेरेंस से जाकर उसी पे खत्म हो जाती है। The next thing that we have over here is exterior, interior and all the circle. तो एक सर्कल अगर मैं इस प्लेन पे बना दूं तो ये सर्कल इस पूरे पेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब इसको सीखते हैं हम सिंपली अपने क्रिकेट स्टेडियम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो जहां पे हमारी ये बाउंड्री लगी होती है, मान लो ये हमारा सर्कल है, राइट? अब बाकी सारे प्लेयर्स कहाँ होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीरियर ऑफ द सर्कल। बाकी ऑडियंस कहाँ होती है? एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। और ये जो बाउंड्री हमारी बनती है दिस कैन बी टर्म्ड एज ऑन द सर्कल। तो ये 3 चीजें क्या होती हैं हमारे पास कि सर्कल में जो एक सर्कल है अगर वो किसी भी प्लेन पे ड्रॉ कर दे तो वो 3 पार्ट्स में ब्रेक होता है, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन द सर्कल। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या आती है? कंसेंट्रिक सर्कल्स। अब भाई ये कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? ऐसे सर्कल्स जिनका रेडियस तो डिफरेंट होता जाता है लेकिन उनका सेंटर जो है बच्चा वो सेम रहता है। क्या होता है? ऐसे सर्कल्स जो हम ऑन द स्पॉट बनाते जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे 4 सर्कल देख रहे हो। अब इन चारों सर्कल का जो सेंटर है दैट इज दिस पॉइंट O, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं इन चारों सर्कल का सेंटर सेम होने के बाद भी जो चारों हमारे पास सर्कल्स बन रहे हैं उनका जो रेडियस है वो अलग अलग होता जा रहा है। एंड अगर रेडियस अलग अलग होता जा रहा है सो दिस इज हाउ अ सर्कल कंसेंट्रिक सर्कल्स आर फॉर्म, मतलब कि एक ही सेम सेंटर के हेल्प से। नेक्स्ट चीज हमारे पास यहाँ है सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। अब भाई सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल क्या होता है कि सर्कल ने कोई दूसरा पॉलीगन खा लिया। एक सर्कल आपने बनाया,
ठीक है। सर्कल के अंदर कोई भी शेप है, मान लो ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, दिस इज सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। कि सर्कल है और उस सर्कल के अंदर कोई पॉलीगन है, दिस इज सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। सर्कल है और उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है, दिस इज सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। सर्कल है और उसके अंदर एक पेंटागन है। अब इनस्क्राइब्ड क्या होता है? जब सर्कल अंदर हो और पॉलीगन बाहर हो, जैसे ऐसा कि सर्कल अंदर है, क्वाड्रिलेटरल बाहर है, तो दिस इज इनस्क्राइब्ड सर्कल। वो क्या था? सर्कमस्क्राइब्ड, जब सर्कल बाहर था और हमारा जो पॉलीगन है वो अंदर था, तो दैट इज सर्कमस्क्राइब्ड। अब नेक्स्ट चीज हमारे पास यहाँ पे क्या है बेटा? सर्कल के पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं एक सर्कल बना दूं, ठीक है, और अगर मैं यहां से लेके इस पार्ट की बात करूं, ये जो सर्कमफेरेंस का पार्ट है, ये जो सर्कमफेरेंस का पार्ट है, ये पार्ट हमारा क्या कहलाया जाता है? आर्क ऑफ द सर्कल। अब आप सोचोगे कि यार मैम, अच्छा पहले तो हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू सो मच। आज मैंने क्या खाया? छोले भटूरे, डाइटिंग गई पानी में। चलो भाई, ठीक है। तो सर्कल का बेटा सर्कमफेरेंस पे अगर मैं ये छोटा सा पार्ट ले लूं तो ये आर्क है। अब आप बोलो कि मैम अगर ये वाला बड़ा वाला पार्ट लेंगे तो क्या ये आर्क नहीं बनेगा? तो ये भी आर्क बनेगा। तो ये जो छोटा वाला पार्ट है, दिस इज नोन एज माइनर आर्क, ठीक है, और ये जो बड़ा वाला पार्ट है, दिस इज नोन एज मेजर आर्क। तो ये भी आपका आर्क कहलाया जाता है। जो छोटा वाला है दैट इज माइनर आर्क, और जो बड़ा वाला है दैट इज योर मेजर आर्क। अब नेक्स्ट बात करते हैं भाई सेगमेंट की। अब सर्कल में सेगमेंट क्या होता है? अब अगर ये सर्कल है बेटा, और अगर इस सर्कल में मैं एक कॉर्ड बना दूं, क्या किया? सर्कल है और सर्कल में क्या किया? एक कॉर्ड बना दिया। तो ये कॉर्ड सर्कल को दो पार्ट्स में बांट देता है। एक पार्ट आपको कुछ ऐसा दिख रहा है और दूसरा पार्ट आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ये वाला जो पार्ट ब्रेक डाउन होता है बेटा, इन्हीं पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। What are these parts known as? These parts are known as segment of the circle. अब फिर वही चीज है यार, ये छोटा वाला है तो ये माइनर सेगमेंट है, ये बड़ा वाला पार्ट है तो ये हमारा मेजर सेगमेंट, ठीक है। वन इज द माइनर सेगमेंट एंड द अदर वन इज द मेजर सेगमेंट। तो बस सेगमेंट डिस्क्राइब कर रहे हैं, राइट। और सेगमेंट किस किस चीज से बन रहा है बेटा? ये है आपका कॉर्ड, और कॉर्ड के साथ आपके पास क्या आ रही है? सर्कल की आर्क। तो कॉर्ड और आर्क मिलके जो एरिया बनाते हैं सर्कल के अंदर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक सेगमेंट बोलते हैं। अब नेक्स्ट चीज पे चला जाए तो सेक्टर क्या होता है? सेक्टर को सबसे बेस्ट एग्जांपल है पिज्जा की स्लाइस से याद रखने का, जो कि लास्ट टाइम सिखाया था। यम यम यम, ठीक है। अब इस पिज्जा के स्लाइस को अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, तो आपको यहां दिखेगा कि यहाँ पे एक ये लाइन जा रही है, एक ये लाइन जा रही है, और एक ये पार्ट आ रहा है। तो बस सर्कल की इसी शेप को अगर मैं बात करूं यहाँ पे सेक्टर की बेटा, तो अगर मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, सर्कल का ये सेंटर है, ठीक है, सर्कल का ये सेंटर है, और सर्कल के सेंटर से जब हम ऐसे एक स्लाइस ऑफ पिज्जा निकालें तो जो ये शेप बनती है दैट इज नोन एज सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अब अगेन ये छोटा है तो ये वाला बुलाया जाएगा बेटा माइनर सेक्टर, ये बड़ा वाला पार्ट बुलाया जाएगा मेजर सेक्टर, ठीक है। अब सेक्टर की बात करें तो सेक्टर देखो किस किस चीज से बन रहा है? ये है रेडियस, रेडियस और आर्क ऑफ सर्कल, मतलब रेडियस, दो रेडियस और एक आर्क ऑफ सर्कल से कंबाइन होके हमारे पास क्या बनता है बेटा? हमारे पास बनता है यहां पर एक सेगमेंट। इतनी बात क्लियर है? दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ सर्कल। अब यहाँ पे कुछ कॉर्ड्स की प्रॉपर्टीज समझते हैं कि कॉर्ड्स होते क्या है, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, तो उन सब के बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं। चलो, तो यहाँ पे a straight line drawn from the center of a circle to bisect a chord which is not a diameter is at right angle to the chord। अब देखो भाई ये दो थ्योरम्स हैं, एक कन्वर्स है और एक नॉर्मल थ्योरम है। अब इसकी बात करते हैं दोनों थ्योरम। सबसे पहले थ्योरम आप देखो क्या कह रही है? सबसे पहले कह रही है कि अगर हमारे पास एक कॉर्ड है, ठीक है, एक सर्कल का सेंटर है और उससे एक स्ट्रेट लाइन आके ड्रॉ हो गई है, उससे क्या हो गई है? एक स्ट्रेट लाइन आके ड्रॉ हो गई है, और यहाँ पे ये ऐसे ज्वाइन कर दिया और ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो भाई ये थ्योरम 1 हमें ये कह रही है कि सर्कल के सेंटर से जो भी ऐसी लाइन
कॉर्ड पे गिरे जो कॉर्ड को दो इक्वल हिस्सों में बांट दे। मान लो कि O जो है सेंटर ऑफ सर्कल है, ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है, ये हमने D बनाया जो कि परपेंडिकुलर है, ऐसा हमें बताना है। ठीक है, तो इसका साइन हटा देते हैं। दूसरी चीज हमें क्या गिवन है कि AD जो है BD के बराबर है, कि AD क्या है बेटा यहाँ पे BD के बराबर है। अब देखो ये हमारे पास दो ट्रायंगल्स हो गए, किस चीज की बात आएगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तभी बोला था ट्रायंगल्स को बेटा दिल से पढ़ लो क्योंकि वो हर चैप्टर में यूज होगा। तो यहाँ पे बात होगी किसकी, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, ट्रायंगल ODA एंड ट्रायंगल ODB। ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स आपको नजर आ रहे हैं, ट्रायंगल ODA, ट्रायंगल ODB। अब इन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। सबसे पहले देखो जो AO है वो BO के बराबर होगा, और क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों सेम सर्कल के रेडियस है। चलो भाई, दूसरी चीज क्या है कि AD जो है वो बेटा BD के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये चीज हमें गिवन है। तीसरी चीज हमारे पास क्या है बच्चा कि जो OD है वो OD के बराबर होगा, और क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या बोलेंगे कि जो ट्रायंगल ODA है, राइट, वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ODB के बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। अब ये दोनों ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है बेटा तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि जो एंगल ODA है वो बराबर होगा एंगल ODB के बाय CPCT। अब भाई लेकिन एक चीज और है कि ये दोनों एंगल स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, तो हमें पता है कि अगर एंगल ODA में एंगल ODB को ऐड कर दें तो ये 180 डिग्री देगा। और क्यों देगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे है, क्योंकि क्या है बेटा ये स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं। चलो भाई, तो हमें पता है कि जब दोनों बराबर हैं सो ट्वाइस ऑफ ODA will be equals to 180 एंड एंगल ODA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90। तो अगर ये 90 आ गया बेटा तो ये भी कितना आ जाएगा, 90। तो दोनों 90 90 आ गए। यही प्रूफ करना था कि a straight line drawn from the center of a circle to bisect the chord means to split it into two equal parts। दो equal parts में बांट देना, तो यहां से क्या होता है, राइट एंगल बनाता है। और कैसे बनाता है वो हमने प्रूफ कर दिया। अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं बेटा, कन्वर्स द परपेंडिकुलर टू अ chord from the center of a circle bisects the chord। अब यहां पे बोला है, ध्यान से देखो, अब यहां पे फर्क क्या है, फर्क है, फर्क है, फर्क। अब यहां पे क्या बोला है कि बेटा मान लो एक कॉर्ड है, ठीक है, सेंटर से उस पे एक स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर आपने बना दिया। अब इस थ्योरम में आपको गिवन है कि परपेंडिकुलर है, तो अब हमें क्या गिवन है कि 90 डिग्री है। अब हमें क्या बताना है कि बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है का मतलब है दो इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट करता है, ये अपने को बताना है, प्रूफ करना है। सेम बेटा हमें क्या चीज करनी है, इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। कौन से ट्रायंगल में बेटा, ODA में, और किस में, ODB में। तो सबसे पहली चीज क्या है कि OA जो है वो OB के बराबर है, और ऐसा क्यों बोल सकते हैं, रेडियस है। ठीक है, एंगल ODA जो है बेटा वो एंगल ODB के बराबर है, और ऐसा क्यों बोल सकते हैं, 90 डिग्री है। तीसरी चीज कि OD जो है वो OD के कॉमन है। अब कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, एंगल है, राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज है, साइड है, तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और हम बोल सकते हैं AD इक्वल्स टू BD बाय CPCT। तो अगर सेंटर से कॉर्ड के ऊपर एक डायरेक्ट करके ऐसी लाइन आ रही है जो कि परपेंडिकुलर है, जो कि 90 डिग्री बना रहा है, तो हम सिंपली उसको क्या बोलेंगे कि वो तीसरी साइड बेसिकली जो कॉर्ड है उसको बाइसेक्ट करता है, दो इक्वल हिस्सों में बांट देता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। थ्योरम 3 क्या कह रही है, chords of a circle equidistant from the center are equal। अब इसका मतलब क्या है बेटा कि अगर आपके पास एक सर्कल है, सर्कल में आपके पास दो कॉर्ड्स हैं, मान लो ये है और ये है, लेट्स से दिस इज AB कॉर्ड, लेट्स से दिस इज CD कॉर्ड। अब ये बोला है कि अगर
ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं, तो सेंटर से बेटा जो इनका डिस्टेंस होगा, सेंटर से जो इनका डिस्टेंस होगा वो भी बराबर होगा। इतनी सिंपल सी बात है कि अगर दो कॉर्ड्स एक सर्कल में इक्वल हैं तो वो सेंटर से सेम डिस्टेंस पे होंगी। कि अगर ये कॉर्ड मान लो 12 सेंटीमीटर की है, ये भी 12 सेंटीमीटर की है, तो ये डिस्टेंस अगर इसका 5 सेंटीमीटर होगा बेटा तो इसका भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, अगर इक्वल कॉर्ड्स हैं तो। नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रही है हमें बच्चा? There is one and only one circle which passes through 3 given points not in a straight line. तो ये मैंने आपको क्लास में भी कराया था बेटा कि अगर हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट गिवन है, ठीक है, एक पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट गिवन है, 3 जो है लीनियर पॉइंट गिवन है और 3 जो है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन है। ये 3 अलग अलग केस बनते हैं बेटा। सबसे पहला कि अगर आपको सिर्फ 1 पॉइंट गिवन है तो इस 1 पॉइंट के थ्रू आप इनफाइनाइटली मेनी सर्कल पास करवा सकते हैं। अगर आपको 2 पॉइंट्स गिवन है बेटा, इन 2 पॉइंट्स के थ्रू आप अगेन बहुत सारे सर्कल्स पास करा सकते हो। अगर आपको 3 पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में गिवन है तो नो सर्कल कैन बी ड्रॉन, और अगर 3 पॉइंट्स ऐसे गिवन हैं जो कि नॉन कोलिनियर है तो उन 3 पॉइंट्स के थ्रू ओनली वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास। ठीक है, ये ऐसा भी जा सकता है, ऐसा भी जा सकता है। So it can go, right? Infinitely many, 3 points in a straight line, no circle। और अगर 3 points ऐसे हैं बेटा जो नॉन कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर का मतलब है कि 3 ऐसे पॉइंट जो कि सेम स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहे हैं, ऐसे 3 पॉइंट से आप एक और केवल एक सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे क्वेश्चन देखो। अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है हमें कि रेडियस ऑफ सर्कल निकालो। CD जो है वो डायमीटर है, ठीक है, which means at chord AB at E such that AE जो है वो BE के बराबर है, ठीक है। CE जो है बेटा वो 3 है, ये CE कितना है यहाँ पे, ये 3 है, और हमें बोला है रेडियस निकालो। चलो मान लेते हैं कि जो OC रेडियस है उसको हमने X मान लिया, ठीक है। अब हम OB को ज्वाइन कर लेते हैं तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया बेटा, कौन सा? ट्रायंगल OBE। और ट्रायंगल OBE कैसा है बेटा? एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल है? एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल OBE। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, अब देखो OB की वैल्यू तो हमें नहीं गिवन है, OB गिवन है, रेडियस है नहीं, OB नहीं गिवन है, रेडियस है, और रेडियस हमने देखो OC लो, ठीक है, OC लो चाहे OB लो, है तो दोनों रेडियस ही ना बचा। आप चाहे तो ये रेडियस ले लो या ये रेडियस ले लो, दोनों तो रेडियस ही है, राइट? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे OB लिख रहे हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा? x स्क्वायर। OE कितना है बेटा? मेरी बात पूरी सुनो। OC रेडियस है, रेडियस हमने x लिया है, CE हमें 3 गिवन है तो ये कितना हो जाएगा बेटा? x माइनस 3। तो OE कितना आ जाएगा बेटा? x माइनस 3 का स्क्वायर, और BE 4 का स्क्वायर है, ये गिवन है। ओपन अप करते हैं, यहां लगाते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 16। ठीक है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, यहाँ पे क्या बचा आपके पास? तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 9 प्लस 16 दैट इज 25 इज इक्वल्स टू 6x, और यहाँ से x दैट मीन्स रेडियस की वैल्यू आ जाएगी बेटा 25/6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रेडियस की कितनी वैल्यू आ गई बचा? 25/6 सेंटीमीटर। बस सिंपली हमें ये करना था, यहाँ पे बस कुछ चीजों का ध्यान देना था हमें कि हमने अगर रेडियस को यहाँ पर x लिया है तो हमारे पास नीचे की वैल्यू जो 3 सेंटीमीटर गिवन है तो उसको हम माइनस करके चलेंगे। चलो भाई आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। अब भाई कॉर्ड है मतलब सर्कल में होगी, और कॉर्ड की लेंथ कितनी दी है बेटा आपको? 8 सेंटीमीटर इज ड्रॉन एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से जो डिस्टेंस है इसका ये 3 सेंटीमीटर है।
एंड फ्रॉम थ्योरम 1 हमें पता है कि अगर सेंटर से कॉर्ड पे कोई भी डिस्टेंस आता है दैट इज परपेंडिकुलर, राइट। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सर्कल। बेटा अगर ये पूरा 8 है तो ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना है 3, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ 25 में कितना आ जाएगा आपके पास, सिंपल 5 सेंटीमीटर आंसर निकालोगे थ्योरम को यूज करके। नेक्स्ट देखते हैं, अब बोला है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 17 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। अब एक सर्कल है बेटा और इस सर्कल का रेडियस कितना है 17 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड। देखो भाई ये कॉर्ड है, ये सेंटर है, ये डिस्टेंस है, रेडियस गिवन है 17, सेंटर से डिस्टेंस गिवन है 8, लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना है, ठीक है। तो हमें पता है क्या लगाएंगे इसमें, पाइथागोरस थ्योरम, दैट 17 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर, तो कॉर्ड का इतना लेंथ मान लो x का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 289 माइनस 64 इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर, 225 इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर, और x की वैल्यू कितनी आ गई 15। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, यही आंसर छोड़ाएंगे कि मैम हमारा तो एकदम सही है, बोले तो कुछ गलत हुआ ही नहीं। पर गलत क्या होगा, क्योंकि यहां क्वेश्चन में बोला है कि लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालो। आपने ये जो निकाल के छोड़ दिया है बेटा, ये क्या है, सिर्फ इतना। क्या सिर्फ इतना कॉर्ड है, नहीं। अगर ये 15 है तो ये भी 15 होगी, और ये पूरी कॉर्ड कितने की हो जाएगी, और ये पूरी कॉर्ड कितने की होगी 30 सेंटीमीटर की। तो क्वेश्चन में अगर ऐसे क्वेश्चन में आंसर सिर्फ 15 छोड़कर आते हो तो मार्क्स कटवा दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां बोला है बेटा कि बाकी सारी वैल्यूज गिवन है, ए बी की वैल्यू निकालो। चलो और लिखते हैं क्या क्या गिवन है। ओ ए आपको गिवन है 34, चलो भाई ओ ए गिवन है 34, ओ बी आपको गिवन है 20, ओ बी आपको गिवन है 20, ओ पी आपको गिवन है कितना 16। आपको ए बी निकालना है, ये छोटा वाला पार्ट। तो बेटा सबसे पहले एक ट्रायंगल लो, ट्रायंगल ओपीबी, और दूसरा ट्रायंगल लो, ट्रायंगल ओपीए। इन दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, यहां से निकालो क्या बीपी, और बीपी के स्क्वायर या बीपी निकालो सिर्फ, तो बीपी कितना होगा यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, और यहां से आप क्या निकालोगे एपी, और एपी कितना होगा बेटा अंडर रूट ऑफ 34 का स्क्वायर माइनस इनका स्क्वायर। यहां से बीपी की वैल्यू निकालो, यहां से एपी की वैल्यू निकालो, और एपी में से बीपी माइनस कर दो, आपके पास एबी आ जाएगा। बोलो निकाल सकते हो या नहीं, कैलकुलेशन तो कर सकते हो मेरे दोस्त, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन अगेन कॉर्ड का है बेटा, और इसमें क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर सेंटर ओ है, बाइसेक्ट कर रहा है पी को, मतलब कि सीपी। देखो क्वेश्चन से आपको हर एक शब्द का मतलब निकालना है। देखो कॉर्ड ऑफ अ कॉर्ड सीडी ऑफ अ सर्कल, एक सीडी कॉर्ड है सर्कल का जिसका सेंटर ओ है, बाइसेक्ट हो रही है पी से, बाइसेक्ट हो रही है पी से, तो यही आपको समझ में आना चाहिए कि सीपी जो है वो डीपी के बराबर है। नेक्स्ट क्या गिवन है कि ओ ए ओ बी के बराबर है। क्या है कि ये सेंटर है तो ओ ए जो है वो ओ बी के बराबर है, और ये दोनों कितने हैं 15। ओ पी जो है आपके पास वो कितना है 9 है। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, सी डी, मतलब ये कॉर्ड कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब यहां पे जो है आपको देखो, अगर ओपी आपके पास 15 है तो बेटा ये भी रेडियस है और ये भी क्या होगा 15 होगा। ओपी आपको कितना गिवन है 9। तो सबसे पहले पार्ट में अगर आपको सी डी निकालना है, मतलब कॉर्ड निकालनी है, तो आप ओपीसी ट्रायंगल लोगे, ओपीसी ट्रायंगल लोगे बेटा। वहां से आप क्या लिखोगे कि ओसी का स्क्वायर जो है वो ओपी स्क्वायर प्लस पीसी स्क्वायर के बराबर है। बोलो भाई मानते हो कि नहीं, सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगाया, ठीक है। ओसी कितना गिवन है बेटा 15 का स्क्वायर, ओपी कितना गिवन है 9 का स्क्वायर प्लस पीसी या सीपी का स्क्वायर व्हाटसोएवर। 225 में से 81 माइनस करेंगे, सीपी का स्क्वायर आएगा
4, 22 में से 8 गए, कितना बचेगा, 12, 13, 14, 144 इज इक्वल्स टू सीपी स्क्वायर, और यहाँ से सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। लो भाई, अगर सीपी 12 है तो पीडी भी 12 है, और पूरा सीडी कितना आ जाएगा बेटा, 2 × 12 दैट इज 24। चलो भाई, पहला पार्ट तो हुआ। अब बोला है एडी निकाल दो। अब क्या पूछ रहा है भाई, अब बोला है एडी निकाल दो, मतलब कि ये डिस्टेंस निकालना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें गिवन है कि ओबी जो है वो ओए के बराबर है 15 है, तो बेटा यहां से यहां तक 15 है। ओपी हमें 9 गिवन है, मतलब यहां से यहां तक 9 गिवन है। ये हम 12 अभी निकाल चुके हैं। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे एपीडी में। नाउ इन ट्रायंगल एपीडी बच्चा, जहां पे एडी आपका जो है वो हाइपोटेन्यूज है, अंडर रूट ऑफ 15 + 9 करेंगे, कितना आ जाएगा, 24 का स्क्वायर, माइनस आपके पास यहाँ पे कितना है बेटा, 12 का स्क्वायर। समझा, 15 + 9, क्योंकि पूरा एपी चाहिए, दैट इज 15 + 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, और आपके पास यहाँ पे किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, यू विल बी गेटिंग एडी की वैल्यू, राइट। तो एडी यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ 576 + 144, तो एडी की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट ऑफ 10, 7, 8, 2, 1, 5, 6, 7, अंडर रूट ऑफ 720 निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बचा है सीबी। अब सीबी निकालने के लिए बेटा ये ज्वाइन करना पड़ेगा। देखो सीबी मतलब ये, अब इस ट्रायंगल में अब ये पूरा 15 है, ये 9 है, तो बचा हुआ ये कितना हो गया, 6, ये हम निकाल चुके हैं 12। अगेन हम इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और सिंपली सीबी की वैल्यू डायरेक्टली निकालेंगे। इजी पीजी क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड यहाँ पे हमारे पास है ये। चलो भाई, अब इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है जहां पे आपको एंगल की प्रूविंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी बच्चा, एंगल की प्रूविंग। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक है, चलो अब यहां पे हमारे पास क्या है कि BMN और DNM है, राइट। हमें क्या प्रूव करना है कि BMN DNM के बराबर है। M और N जो है वो मिड पॉइंट्स है, और AB और CD जो है वो 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं। ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो बेटा, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, प्रूफ करना है, तो यहाँ पे इसको प्रूफ करना है। आओ थोड़ा नीटली ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि हमने OM को ज्वाइन कर दिया, ON को ज्वाइन कर दिया, और यहाँ से इन दोनों को भी ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आओ, बात समझते हैं। इसको भी ज्वाइन कर दो यहाँ से, और इसको भी ज्वाइन। चलो अब बात समझते हैं यहाँ पे BMN और DNM में, मतलब कि हमें ये वाला एंगल बेटा इस एंगल के इक्वल प्रूफ करना है। सबसे पहली चीज जो हमें गिवन है कि भाई जो AB है वो CD के बराबर है, ये हमें गिवन है। अब हमने थ्योरम में क्या पढ़ा था बेटा कि अगर 2 कॉर्ड्स इक्वल हैं तो सेंटर से उनका डिस्टेंस भी बराबर होगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि जो OM है वो ON के बराबर होगा, राइट। अब अगर OM ON के बराबर है तो यहाँ पे ये रहा, तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट एंगल OMN is equals to angle ONM। और ऐसा हम क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। देखो भाई, अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है तो ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, सबसे पहली चीज। अब हमें पता है कि OMB OND के बराबर होगा, एंगल OMB जो है वो एंगल OND के बराबर होगा। क्यों, दोनों 90 डिग्री है। अब अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं एंगल OMB में से एंगल OMN, और मैं सब्ट्रैक्ट करूं एंगल OND में से एंगल ONM, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 2 इक्वल एंगल्स आ जाएंगे। कौन से, एंगल BMN इज इक्वल्स टू एंगल DN। बात ही खत्म। अब नेक्स्ट बोला है AMN। AMN तो बचा हुआ ये एंगल इसके तो इक्वल हो ही जाएगा, सिंपल सी बात है। हमें अगर पता है कि OMB जो है, एंगल OMB जो है वो एंगल OND के बराबर है,
एंड इनके अलावा जो एंगल्स है स्ट्रेट लाइन पे, मतलब अगर मैं यहां से 180 में से इन दोनों को माइनस कर दूं, मतलब कि भाई अगर यहां से ये हटा दूं, अगर ये एंगल इसके बराबर है तो बचा हुआ ये एंगल इसके बराबर होगा। एज सिंपल एज दैट, है ना। चलो आगे चलते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी बहुत अमेजिंग सा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें अगेन दो पार्ट है कि भाई इन द फॉलोइंग OABC एक स्क्वायर है और हमें बोला है सर्कल है एंड ये है वो है फलाना ढिमकाना, और ये दो पार्ट्स हमें प्रूव करने हैं। पहले पार्ट की तरफ देखते हैं। अब यहाँ बोला है OPA ट्रायंगल, तो बेटा हम बना ही लेते हैं OPA ट्रायंगल। एक बनेगा ये ट्रायंगल और दूसरा बोल रहा है OQC, मतलब कि ये ट्रायंगल। कौन कौन से दो ट्रायंगल्स है बच्चा, पहले मैं आपके लिए हाईलाइट कर देती हूं। वन वी हैव OPA, दिस ऑरेंज ट्रायंगल, ठीक है, एक ये ट्रायंगल है। द नेक्स्ट वी हैव इज OQC, दिस ट्रायंगल, ठीक है। एक ऑरेंज वाला ट्रायंगल है बेटा और एक ब्लू वाला ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें कॉन्ग्रुएंसी बतानी है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में सबसे पहले देखो भाई, OQ जो है वो OP के बराबर होगा, OQ जो है वो AP के बराबर होगा। सेम सर्कल रेडियाई है, सेम सर्कल का क्या है, रेडियाई है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होगी बेटा यहाँ पर कि OC जो है वो OA के बराबर हो जाएगा। OC जो है वो OA के बराबर होगा क्योंकि ये स्क्वायर की साइड्स है, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर की साइड्स है। और तीसरी चीज यहाँ पर क्या होगी बेटा कि ये एंगल 90 डिग्री है। दोनों ट्रायंगल्स में ये एंगल क्या है, 90 डिग्रीज है, क्योंकि ये स्क्वायर का एंगल है, राइट। इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, इस ट्रायंगल में भी आ रहा है। सो एंगल O, या आप लिख सकते हो POA इज इक्वल्स टू एंगल COA 90 डिग्री ईच। तो यहां पे देखो ये एंगल है, ये साइड है और एक ये साइड है, तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। और फिर यहां से हम बोल सकते हैं कि CQ जो है वो AP के बराबर है। CQ क्या है बेटा, AP के बराबर है। बोलो हाँ की ना, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि हमारा ट्रायंगल कौन सा है, OPA, OPA। नेक्स्ट इज OQC। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो CQ है वो AP के बराबर है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है बच्चा। अब नेक्स्ट हमें कौन से दो ट्रायंगल बोले हैं, BPC, और पहले BPC बना लेते हैं। BPC एक बनेगा बेटा ये ट्रायंगल और दूसरा बनेगा BQA। एक तो है हमारे पास ये ट्रायंगल बच्चा और एक बनेगा BQA। मैं अगेन इन दोनों ट्रायंगल्स को हाईलाइट कर देती हूं आपके लिए। वन वी हैव इज दिस ट्रायंगल एंड द अदर ट्रायंगल दैट वी हैव इज BPC। चलो भाई, अब इसमें हम क्या क्या प्रूव कर सकते हैं बेटा। सबसे पहली चीज हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास जो BC है वो AB के बराबर है। BC इज इक्वल्स टू AB। और ऐसा हम क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर की साइड है, क्योंकि ये स्क्वायर की क्या है बेटा, साइड है, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि भाई AB जो है वो BC के बराबर है। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एंगल BAQ। एंगल BAQ जो है बेटा वो एंगल BCP के बराबर है, क्योंकि स्क्वायर का हर एक एंगल कितना होता है बेटा, स्क्वायर का हर एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये आ गया सिंपल 90 डिग्री। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, देखो अब यहाँ पे एक चीज हमें करनी पड़ेगी। देखो हमें पता है कि OC जो है वो OA के बराबर है, OC जो है वो OA के बराबर है, स्क्वायर की साइड है। और हमें पता है कि OP जो है वो OQ के बराबर है, क्योंकि ये रेडियस है। पहला क्या है, स्क्वायर की साइड है। अगर मैं माइनस कर दूं, मतलब OC में से अगर OP माइनस कर दूं और OA में से अगर OQ माइनस कर दूं, तो यहां कितना बचेगा, CP, यहां कितना बचेगा, QA। तो CP बराबर आ गया किसके, QA के। एंड CP जो है वो QA या AQ के बराबर है
प्रूफ कर दिया। तो अगेन कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो गई बेटा, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। राइट, थ्योरम 5 हमें यहाँ पर क्या किया, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इस चैप्टर के अंदर आप थ्योरम्स को समझो, थ्योरम्स को अंडरस्टैंड करो ताकि आप उनको अप्लाई कर सको, उनका एप्लीकेशन सीख सको। ठीक है, तो यहां बोला है कि इफ टू आर्क्स ऑफ द सेम सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर दे आर इक्वल। तो यहाँ पे क्या है बेटा कि एक आर्क है हमारे पास APB और दूसरी आर्क है CQD। अगर ये दोनों आर्क सर्कल के सेंटर पे, ठीक है, अगर ये क्या है, टू आर्क्स ऑफ द सेम सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल, मतलब ये दोनों आर्क जो एंगल बना रही है सर्कल के सेंटर पे, अगर ये दोनों एंगल मान लो इक्वल है तो ये आर्क भी कैसी है, ये आर्क भी इक्वल है। अगर मैं दोबारा बोल रही हूं बेटा, एक आर्क है हमारे पास, ये मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, एक सेकेंड दो। एक आर्क है हमारे पास ये वाला पार्ट, दूसरा आर्क है हमारे पास ये वाला पार्ट। अब क्वेश्चन में बोला है कि मान लो कि ये भी बीच में जो है 30 डिग्री एंगल बना रहा है और ये भी बीच में 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, हमें दिख रहा है कि आर्क 1 एंड आर्क 2 दोनों सर्कल के सेंटर पे इक्वल एंगल बना रहे हैं, और अगर एंगल इक्वल बना रहे हैं तो हम सिंपल लिख सकते हैं कि भाई जो आर्क APB है, आर्क APB को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, वो बराबर होगी आर्क CQD के। और रीजन क्या लिखेंगे, क्योंकि ये सेंटर पे बेटा इक्वल एंगल बना रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे, कन्वर्स। अब यहाँ पे कन्वर्स क्या है, अभी पहले क्या था कि अगर इक्वल एंगल बना रहा है तो आर्क इक्वल है। अब इसमें क्या है, अगर आर्क इक्वल है तो बीच में इक्वल एंगल बनाएंगे, अगर आर्क इक्वल है तो बीच में इक्वल एंगल्स बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब यहां पे बोला है कि अगर आर्क APB CQD के बराबर है, अगर आर्क जो APB है वो अगर CQD के बराबर है तो क्या ABCD के बराबर होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। तो AB जो है वो CD के बराबर होगा अगर दोनों आर्क इक्वल है। अगर दो आर्क इक्वल है बेटा तो उन आर्क को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड्स आपस में भी इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है भाई, O जो है वो सर्कल का सेंटर है। फिर बोला है कि COD एंगल जो है वो ग्रेटर है AOB से। अब भाई COD एंगल जो है वो AOB एंगल से बड़ा है, तो देखो भाई अगर ज्यादा बड़ा एंगल है तो ये आर्क भी ज्यादा बड़ी होगी। अगर मैं बीच में देखो, अगर यहाँ पे एंगल मेरा 0 है तो हाथ चिपके हुए हैं, फिर मैंने बोला कि 30 डिग्री हाथ खोल लो तो बीच का ये भी बढ़ गया। अगर मैं बोलूं और ज्यादा एंगल बना दिया तो हाथ और ज्यादा खुल गए, फिर और ज्यादा खुल गए, फिर और ज्यादा खुलते 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 स्क्रीन से बाहर चले गए। ठीक है, समझा? तो यहाँ पे बेटा अगर एंगल बढ़ गया तो मतलब आर्क भी बढ़ गई। अब देखो एंगल इतना है तो हाथ छोटे से हैं, एंगल बढ़ा आर्क बढ़ी, एंगल बढ़ा आर्क और बढ़ी, मतलब इसको आर्क समझो। ठीक है, पहले मान लो कि इतना सा हाथ खुला हुआ था, बाकी का बाहर का इग्नोर करना। ठीक है, आर्क इतनी दिख रही है, फिर जितना ज्यादा खोलूंगी तो आर्क उतनी ज्यादा बड़ी होगी। तो अगर COD एंगल बड़ा है तो CD आर्क जो होगी वो AB से ग्रेटर होगी। तो ऑप्शन नंबर B यहां पर बेटा एकदम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहां पे बोला है कि अगर AOB इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा, मतलब ये 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, बाइसेक्ट कर दिया तो ये कितना हो गया 30, ये भी कितना हो गया 30, तो बीच का कितना हो गया 120 डिग्री। सिंपल डिम्पल, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अब यहां बोला है कि भाई कॉर्ड AB इज टू कॉर्ड CD जो है वो 5:3 है। ठीक है भाई, ये जो है ये 5 है और ये जो है ये 3 है। अब हमें पता है कि एंगल DOC जो है वो कितना है 60 डिग्री है, हमें AOB बताना है। बेटा देखो यहाँ पे AB कॉर्ड और CD कॉर्ड का रेशियो कितना है 5:3। अब AB यहाँ पे कितनी है 5 है, CD 3 है। ठीक है,
अब ये जो 3 वाला है ये 60 डिग्री दे रहा है, 3 का मतलब 60 है, तो बेटा 1 का मतलब क्या हो जाएगा 20। अब 1 का मतलब 20 हो गया तो 5 का मतलब क्या हो जाएगा 100। एंगल्स का रेशियो और आर्क का रेशियो कंपैरेटिवली चलता है। अगर आर्क जिस रेशियो की हो एंगल भी उसी रेशियो का होगा, बिकॉज दोनों इंटर रिलेटेड है, दोनों आपस में रिलेट करती है। ठीक है बच्चा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पे क्या बोला है कि अगर अगेन हमें बोला है आर्क का रेशियो गिवन है बेटा, ये 3 है ये 2 है, अगर AOB 96 है तो BOC निकालो, ABC निकालो। पहले BOC निकालते हैं, ठीक है, लेट्स फाइंड आउट BOC। ये एंगल बताना है हमें। AOB गिवन है कितना बेटा 96 डिग्री। अब हमें एक चीज और पता है दैट AB is to BC का जो रेशियो है वो 3:2 गिवन है। AB is to BC का रेशियो 3:2 गिवन है। अब AB जो है वो कितना है बेटा 96 डिग्री, मतलब अगर 3 पार्ट 96 डिग्री है बेटा, हमें बस क्या सोचना है, हमें बस ये सोचना है छींक कैसे नहीं मारनी है। ठीक है, चलो अभी आगे देखते हैं, रुको एक सेकेंड। हाय, चलो तो यहाँ पे अगर 3 पार्ट 96 डिग्री है बेटा तो 1 पार्ट कितना हो जाएगा 32 डिग्री। 1 पार्ट 32 डिग्री हो गया तो 2 पार्ट्स कितना हो जाएगा 64 डिग्री। तो कितना हो जाएगा हमारे पास BOC 4 डिग्री। आर्क का रेशियो और एंगल्स का रेशियो सेम लेके चलेंगे, कंपैरेटिव लेके चलेंगे। नेक्स्ट बोला है एंगल ABC। एक सेकंड, ABC नहीं बोला था, ABC भी बोला। एंगल ABC, ये पूरा एंगल बताना है बेटा, बहुत सिंपल है। सबसे पहले देखो ये एंगल कितना है 96 डिग्री, ये साइड इसके बराबर है क्योंकि ये दोनों क्या है सेम सर्कल के रेडियाई हैं, तो ये दोनों कितना आ जाएंगे बेटा, मान लो ये x है तो ये भी x हो गया, तो 2x विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 96। ठीक है, तो 2x विल बी इक्वल्स टू, अगर 100 होता तो 80 बचते 84, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 42, तो ये भी 42 डिग्री, ये भी 42 डिग्री। अब ये हमने कितना निकाल चुके हैं 64। ठीक है, तो ये दोनों बचे हुए कितना आ जाएगा 180 माइनस 64 कितना हो जाएगा, अगर मान लो 60 होता तो 120, 64 है तो 116 डिग्री। 116 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा आपके पास 58 डिग्री। तो ये भी 58 डिग्री, ये भी 58 प्लस 40 कितना हो गया आपके पास 100 डिग्री। तो ABC कितना आ गया आपके पास 100 डिग्री। सिंपल डिम्पल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ क्या कह रहा है कि भाई एक फिगर अपने को गिवन है, क्या है, एक फिगर गिवन है, O जो है वो सेंटर है और यहाँ पे AB and CD are 2 chords, OM जो है परपेंडिकुलर है AB पे। अगर बेटा हमें पता चल गया परपेंडिकुलर है तो यहाँ से हम सीधा लिख सकते हैं कि AM BM के बराबर है। अगर ये भी परपेंडिकुलर है तो CN जो है वो ND के बराबर है, ये आप डायरेक्टली लिख दोगे। अब नेक्स्ट हमें बोला है कि भाई AB की वैल्यू 24 है, ये पूरा वैल्यू गिवन है बेटा आपको कितना 24, तो आपको पता है ये इसका आधा हो जाएगा 12। OM आपको गिवन है बेटा 5, ON आपको गिवन है 12। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या करनी है, रेडियस निकालनी है। आ जाओ भाई ज्वाइन कर दो। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल OMA। अब इस ट्रायंगल में भाई OMA ट्रायंगल में हम लोग क्या करेंगे, दैट AO स्क्वायर इज इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से AO कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। AO कितना आ जाएगा बेटा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 144 which is equals to 169 which is equals to 13 सेंटीमीटर। और ये किसके बराबर आ जाएगा 13 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। तो यहां से हमें सिंपल मिल गया कि रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है बेटा, अब हमें निकालना है रेडियस, हम निकाल चुके हैं 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट में बोला है कि भाई लेंथ ऑफ CD। अब भाई देखो अगर ये रेडियस 13 है तो ये रेडियस भी तो 13 होगा,
और अगर ये रेडियस 13 है, ON हमें 12 गिवन है, अब हमें इस ट्रायंगल में CN निकालना है। तो हम सिंपली क्या निकालेंगे, इन ट्रायंगल ONC। अब ट्रायंगल ONC जब हम लेंगे तो यहाँ पे हम सिंपली क्या लिखेंगे बेटा कि 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर प्लस CN का स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा 169 माइनस 154 इज इक्वल्स टू CN का स्क्वायर। CN स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 आ जाएगा और यहां से CN की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। अब CN की वैल्यू 5 आ गई तो बेटा 2 इंटू 5 CD हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर अपना आंसर आ जाएगा। सो आई होप बच्चा कि जितना भी हमने क्वेश्चंस करे हैं, जितनी भी हमने थ्योरम्स पढ़ी हैं, प्रॉपर्टीज सीखी हैं, सेक्टर, सेगमेंट, आर्क, कॉर्ड, इन सब के बारे में जितना भी हमने सीखा है, आई होप कि आप सबको एब्सोल्युटली क्लियर हो। तो इसी के साथ हम लोग खत्म करते हैं इस लेक्चर को एंड वेट करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखो, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।